So, hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. So, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है बेसिकली प्रिंसिपल्स या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज फ्रॉम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। अभी तक आपने काफी सारे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान लिया। अब हम लोग एक डिफरेंट फिनोमेना की बात करने वाले हैं दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है। इसके नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि ये वो डोमिनेंस है जहां पे डोमिनेंस कंप्लीटली शो नहीं कर पा रहा है एक पर्टिकुलर ट्रेट। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो कंप्लीटली अपने डोमिनेंस नहीं शो कर पा रहा है। ठीक है। कैसे नहीं कर पा रहे या क्या होता है वो अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। नाउ व्हेन एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी वर repeated using other traits in other plants, it was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of two parents and was in between the two. Very very important. क्या हुआ, अब जो मेंडल लॉ है वो मेंडल जी ने जो दिए वो कौन से पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर रिसर्च करने के बाद, स्टडी करने के बाद ने दिए? वो उन्होंने दिए पी प्लांट को स्टडी करने के बाद में, पाइसम स्टाइवम को स्टडी करने के बाद में। अब क्या हुआ, जब उन्होंने ये दिया तो यही एक्सपेरिमेंट्स जो थे, ठीक है, वो बाकी प्लांट्स के ऊपर भी तो कैरी किए गए। यानी कि अगर कोई लॉ है तो वो बाकी जगह पे वैलिड भी तो होना चाहिए ना। तो क्या हुआ, कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर एक्सेप्शन देखने को मिली। ठीक है। कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर क्या देखने को मिली? एक्सेप्शन देखने को मिली, या फिर आई वुड से कि मेंडल लॉ से डेविएशन देखने को मिली। हुआ ये कि कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर जो F1 जनरेशन थी, जहां पे पहले वो पी प्लांट के अंदर हमको क्या देखने को मिल रहा था कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस कर पा रहा था अपने आप को। F1 फिनोटाइप के अंदर कुछ प्लांट्स में ऐसा देखने को, F1 जनरेशन में कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसा फिनोटाइप देखने को मिला जो ना तो डोमिनेंट पेरेंट को रिसेंबल कर रहा था और ना ही रिसेसिव पेरेंट को रिसेंबल कर रहा था। ठीक है। एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल इज द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर, जिसको स्नैपड्रैगन या एंटी राइनम स्पीशीज भी बोला जाता है। ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली, ध्यान से समझो इस बात को। यहाँ पर क्या देखने को मिला? इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर एंड ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट्स। ठीक है। यानी कि क्या करा गया, पेरेंटल जनरेशन के अंदर ट्रू ब्रीडिंग रेड प्लांट्स एंड ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट प्लांट्स को लिया गया। जब इनके बीच में क्रॉस करवाया गया, ठीक है, अच्छा, इनके गैमेट्स क्या होंगे? इधर से कैपिटल आर आएगा क्योंकि दोनों गैमेट्स क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर। इधर से स्मॉल आर आएगा। जब इनके बीच में क्रॉसिंग करवाई गई तो जो F1 जनरेशन थी वहां पे जो फ्लावर्स देखने को मिले, ठीक है, जो फ्लावर्स देखने को मिले, दोज वर ऑल पिंक फ्लावर्स। अब अगर यहाँ पर हम लोग मेंडल जी के हिसाब से चले, अगर हम लोग मेंडल जी के हिसाब से चले तो यहाँ पे तो हमको रेड फ्लावर्स देखने को मिलने चाहिए थे, बट हमको रेड फ्लावर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिले। ठीक है। हमको यहाँ पे रेड फ्लावर्स देखने को नहीं मिले। जितने भी फ्लावर्स थे ऑल वर पिंक। ठीक है। अच्छा ठीक है। अब इसको देख के थोड़ा सा हैरानगी हुई, या जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिसर्च की उनको थोड़ा सा शौक लगा। अब इतना होने के बाद में उन्होंने क्या किया, अब इनके आपस में क्या करवाई गई? सेल्फ क्रॉसिंग करवाई गई। अब क्या होगा, अगर दो आरआर को, ये दो आरआर के बीच में जो है सेल्फ क्रॉसिंग करवाई जा रही है, तो इधर से भी गैमेट क्या आएंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर। इधर से भी जो गैमेट आएंगे दैट विल बी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये गैमेट्स आ गए। जब F2 जनरेशन आई तो क्या देखने को मिला? जो कैपिटल आर था, ठीक है, अच्छा, रेशो तो वही मिली 1:2:1, बट अब ये जो रेशो थी, यहाँ पर ये जो 2:1 था, ये टू जो फ्लावर्स थे दे वर पिंक, वन फ्लावर वॉज रेड। कौन सा था? जो होमोजाइगस था, होमोजाइगस डोमिनेंट जो था, सिर्फ वो फ्लावर रेड देखने को मिला। एंड वन वॉज वाइट, वन वॉज वाइट, यानी कि जो होमोजाइगस रिसेसिव था। अब बेचारा रिसेसिव तो खुद को पहले ही नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहा था पूरे तरीके से हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो अब वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा? तो जब होमोजाइगस कंडीशन में वो देखने को मिला तब वहां पे क्या थे? व्हाइट फ्लावर्स।
यानी कि F2 जनरेशन के अंदर 1 रेड फ्लावर, 2 पिंक फ्लावर्स एंड 1 व्हाइट फ्लावर देखने को मिला। फिनोटिपिक रेशो क्या आई? रेड इज टू पिंक इज टू व्हाइट। जीनोटिपिक रेशो भी क्या आई? रेड इज टू पिंक इज टू व्हाइट। 1:2:1। दोनों केस में सेम ही आपको जीनोटिपिक रेशियो देखने को मिली। ओके, सो क्या होगा बेसिकली, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, काफी बारी पूछा जाता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में आपको फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो पूछी जाती है। तो इस केस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियोज जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। रेड इज टू पिंक इज टू व्हाइट जो है वो बेसिकली सेम रेशियो में ऑब्टेन होते हैं F2 जनरेशन के अंदर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक रेड फ्लावर देखने को मिला, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज में देखने को मिला, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। एंड दो प्लांट्स जो थे दोज वर पिंक फ्लावर्ड प्लांट्स, एंड एक जो था वो बेसिकली व्हाइट फ्लावर्स थे, ठीक है। चलो एक बार अब ये पढ़ लेते हैं हम लोग। व्हेन द F1 was सेल्फ पॉलिनेटेड, अच्छा ये हो गया बात, यहाँ पे द F1 was पिंक, ये मैंने आपको बता दिया। Okay, when the F1 was self-pollinated, the F2 resulted in the following ratio: 1 red, 2 pink and 1 white. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। Here the genotypic ratios were exactly as we would expect in any Mendelian monohybrid cross. अब रेशियो तो सेम ही है, बट फिनोटिपिक रेशियो जो है वो 3:1 से बदल गई। वहां पर जो फिनोटिपिक रेशियो थी वो क्या थी? 3:1 होती थी, बट यहाँ पे आपकी जो रेशियो थी वो बदल गई फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। डोमिनेंट इज टू रिसेसिव ये देखने को मिलती थी, अब यहाँ पे ये नहीं हुई। That means what happened was that R was not completely dominant over small r, and this made it possible to distinguish capital R small r as pink from capital R red and small r white. Very very important, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला गया है, यानी कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो भी अपने डोमिनेंस पूरे तरीके से नहीं दिखा पाया। अच्छा ये देखो यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है, रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन प्लांट स्नैपड्रैगन वेयर वन एलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर एलील। नाउ explanation of the concept of dominance. What exactly is dominance? Why are some alleles? Okay, we must understand what a gene does. ये बहुत important है। Every gene, as you know by now, contains the information to express a particular trait. Although ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, but ठीक है। In a diploid organism, there are 2 copies of each gene. जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर एक जीन की 2 कॉपीज होती है, यानी कि पेयर ऑफ एलील्स होते हैं, ठीक है। एलील्स जो होते हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ दीज 2 एलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल। अब हमेशा ये एलील जो आइडेंटिकल वैसा जरूरी नहीं होता। हम लोग होमोजाइगस केस भी देख चुके हैं एंड हेट्रोजाइगस केस भी देख चुके हैं। ये जो है होमोजाइगस है, ठीक है, एंड ये जो केस है दिस इज फॉर हेट्रोजाइगस, ठीक है। नाउ as in a heterozygote, one of them may be different due to some changes that it has undergone, okay, which modifies the information that particular allele contains. अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की जब बात करेंगे उसमें पढ़ेंगे। Let's take an example of a gene that contains the information for producing an enzyme. अच्छा चलो ठीक है। Now there are 2 copies of this gene. अब यहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर एंजाइम की बात करने वाले हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर एंजाइम को प्रोड्यूस करने की इंफॉर्मेशन है। देखो एवरी जीन हैज सम इंफॉर्मेशन, ठीक है, एवरी जीन एनकोड्स फॉर सम कैरेक्टर। अब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर जीन हमने लिया है, ठीक है, जिसके पास में वो इंफॉर्मेशन है जो रिक्वायर्ड होनी चाहिए एक एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए। अब उस केस में यहाँ पर क्या होगा? देर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन, ठीक है, 2 कॉपीज होंगी, द 2 एलीलिक फॉर्म्स, 2 एलीलिक फॉर्म्स होंगी इसकी। Let us assume that normal allele produces the normal enzyme that is needed for transformation of substrate S, ठीक है। यानी कि ये बोल रहे हैं कि ऐसा मान लेते हैं कि जो नॉर्मल एलील है, ठीक है, जो नॉर्मल एलील है उसने नॉर्मली एंजाइम प्रोड्यूस किया जो रिक्वायर्ड होगा एक सबस्ट्रेट एस के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ओके, theoretically the modified allele could be responsible for। अब हमको ये पता चल गया कि जो नॉर्मल एलील है उससे तो नॉर्मल ही एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है जो किसी भी सबस्ट्रेट की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होगा। इसका मतलब जो मॉडिफाइड एलील होगा
यानी कि अब जो नॉर्मल एलील होगा वो तो नहीं कर सकता ना वहां पे, जस्ट अ मिनट। यस, ओके। सो अब हमको ये पता चल गया कि नॉर्मल एलील हमारे जो है बेसिकली मॉडिफिकेशन के लिए काम नहीं आ रहा, तो जो मॉडिफाइड एलील है वो क्या क्या काम कर सकते हैं, ये हमको किस तरीके से समझ में आएगा कि यार अगर ये पर्टिकुलर फीचर्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, तो वहां पर जो है बेसिकली मॉडिफाइड एलील ने अपना काम किया होगा। द नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम, अब हो सकता है कि जो मॉडिफाइड एलील हो वो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर दे, या फिर ये भी हो सकता है कि जो एंजाइम प्रोड्यूस हो वो थोड़ा सा कम एफिशिएंट हो एज कंपेयर टू नॉर्मल एंजाइम, या एज कंपेयर टू द एलील जो बेसिकली नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करता। अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, अब हो सकता है कि वो एलील जो है मॉडिफाइड एलील है उसके अंदर कुछ इस तरीके से मॉडिफिकेशंस हुई हो कि जब उसने एंजाइम प्रोड्यूस किया वो एंजाइम जो था वो नॉन फंक्शनल था, यानी कि उसके अंदर फंक्शनैलिटी नहीं थी, और नो एंजाइम एट ऑल, या हो सकता है कि वहां पर एंजाइम में प्रोड्यूस ना। अब अगर इनमें से कोई कंडीशन आपको देखने को मिल रही है तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे मॉडिफाइड एलील जो है दैट कम्स इनटू प्ले। यहाँ पे जो है मॉडिफाइड एलील जो है दैट कम्स इनटू प्ले, जिसने क्या किया बेसिकली, मॉडिफाइड एंजाइम जो है बेसिकली वहां पर प्रोड्यूस हुआ, जिसके अंदर या तो नॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिल सकती है या लेसर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, या फिर कोई भी एंजाइम प्रोडक्शन नहीं होगी, या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस होगा। ओके, चलो, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नो, इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्वल टू द अनमॉडिफाइड एलील, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, दैट इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप और ट्रेट एंड रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस, ये मैंने आपको बता दिया। सच इक्विवेलेंट एलीलिक पेयर्स आर वेरी कॉमन, but if allele produce a non-functional enzyme or no enzyme, the phenotype may be affected. Very very important, यानी कि अगर सेकेंड या थर्ड कंडीशन होगी तो उस केस में जो फिनोटाइप है वो इफेक्ट होगा। ठीक है, the phenotype or trait will only be dependent on the functioning of the unmodified allele, यानी कि जो phenotype या trait है वो किस पे डिपेंडेंट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ अनमॉडिफाइड एलील की फंक्शनिंग पे डिपेंडेंट होगा। The unmodified or the functioning allele which represents the original phenotype, it is the dominant allele, and the modified allele is the recessive, यानी कि जिसके ऊपर जो फंक्शनिंग डिपेंडेंट होगी या जो फिनोटाइप है वो डिपेंडेंट होगा, वो जो होगा दैट विल बी डोमिनेंट एलील एंड द अनदर वन विल बी रिसेसिव एलील। ठीक है, द अनदर वन विल बी रिसेसिव एलील। Hence, in the example above, the recessive trait is seen due to non-functional enzyme because no enzyme is produced. Okay? चलो, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। तो ये हमने बात की अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, ये किसकी बात हुई, ये बात हुई इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। अब हम लोग बात करेंगे कोडोमिनेंस की। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे कोडोमिनेंस की। Till now we were discussing crosses where the F1 resembled either of the two parents or was in between, यानी कि जब in between होगा तो वहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस थी। बट इन केस ऑफ कोडोमिनेंस, अब कोडोमिनेंस में क्या होगा, द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट, यानी कि अभी तक हमें ये देखने को मिला था कि F1 जनरेशन के अंदर सिर्फ डोमिनेंट पेरेंट के कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे थे। ठीक है, बट कोडोमिनेंस के अंदर बोथ पेरेंट्स के कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। एंड इसका वन ऑफ द फेमस एग्जांपल इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है। ध्यान से समझते हैं, एग्जांपल्स आपसे पूछे जाते हैं तो आपको एग्जांपल्स नहीं भूलने। ठीक है, ओके। A good example is of different red blood cells that determine the ABO blood grouping in human beings. एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। अब ये ना ध्यान से समझते जाना। ठीक है, जो एबीओ ब्लड ग्रुप्स होते हैं ये कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल होते हैं बाय द जीन आई। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अच्छा इसको चेंज कर लेते हैं, यस, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स हैव शुगर पॉलीमर दैट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट्स सरफेस एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन, यानी कि जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहां पर शुगर पॉलीमर्स होते हैं
जो कहाँ से निकलते हैं, फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, एंड कौन सी टाइप की शुगर होगी वो कौन कंट्रोल करता है, ये जीन आई कंट्रोल करता है। अब इस जीन की ना 3 फॉर्म्स होती हैं, आई ए, आई बी एंड आई, सॉरी आई, आई ओ। ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग से मेरे को आई ओ याद रह गया, बट दैट इज स्मॉल आई। ठीक है, the gene I has 3 alleles, IA, IB, and small I. The alleles IA and IB produce a slightly different form of the sugar, while allele I does not produce any sugar. यानी कि हो सकता है कि ये modified हो, है ना, ये यानी कि यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली modified allele होगा. Because humans are diploid organisms, each person possess any two of the either three gene alleles. यानी कि IA, IB भी आ सकता है, आई बी और स्मॉल आई भी आ सकता है, आई ए और स्मॉल आई भी आ सकता है, आई ए और आई बी भी आ सकता है। ठीक है, और उसी तरीके से क्या होता है, बेसिकली ब्लड ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है, ए बी, ठीक है, ए, ठीक है, बी ओ, वो किस तरीके से बनता है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आई ए एंड आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। जस्ट अ मिनट। ठीक है, when capital IA and small I are present, only IA express. ठीक है, and when capital IB and small I are present, IB will express. ठीक है, but when both are present तो वहां पर दोनों एक्सप्रेस होंगे, यानी कि वहां पे जो ब्लड ग्रुप होगा दैट विल बी ए बी। अब IA और I अगर प्रेजेंट है तो वहां पे जो ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस होगा दैट विल बी ए। आई बी और आई प्रेजेंट है, वहां पे जो ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस होगा दैट विल बी बी। ठीक है, नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस, यानी कि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ए भी एक्सप्रेस कर रहा है, बी भी एक्सप्रेस कर रहा है। हेंस रेड ब्लड सेल्स आर बोथ ए एंड बी टाइप ऑफ शुगर, वेरी इंपॉर्टेंट। Since there are 3 different alleles, there are 6 different combination of 3 alleles that are possible, and therefore a total of 6 different genotypes of human ABO blood group types. ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं। ये है एलील फ्रॉम पेरेंट 1, दिस इज एलील फ्रॉम पेरेंट 2। जीनोटाइप ऑफस्प्रिंग, जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग ये, एंड ब्लड टाइप आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब देखो, फर्स्ट पेरेंट से आईए आया, सेकेंड पेरेंट से भी आईए आया, तो यहाँ पे जो जीनोटाइप होगा दैट विल बी आईए आईए, यानी कि जो ब्लड टाइप होगा दैट विल बी ए। आईए आई बी, यानी कि यहाँ पे ए और बी, ब्लड टाइप विल बी और ब्लड ग्रुप विल बी ए बी। वन पेरेंट से आई ए आया, सेकेंड पेरेंट से स्मॉल आई आया। अब इस केस में भी यहाँ पर कैपिटल ए होगा। अब ये ना देखो, आपको 2 केस में देखने को मिल रहा है, यानी कि इस केस में भी एंड इस केस में भी, दोनों ही केसेस में जो ब्लड ग्रुप होगा दैट विल बी आई। सिमिलर गोज फॉर बी। ए बी ग्रुप के लिए क्या होगा, दोनों पेरेंट से, एक से आई बी आया एंड सेकेंड पेरेंट से आई आया। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा फर्स्ट पेरेंट से ही आई ए आएगा या सेकेंड पेरेंट से ही आई बी आएगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी, कैपिटल आई बी, कैपिटल आई बी, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी, कैपिटल आई बी स्मॉल आई, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी, स्मॉल आई, यानी कि यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप होगा दैट विल बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, नाउ they realize that the example of ABO blood grouping also provides a good example of multiple allelism भी आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। There are more than 2 alleles which govern the same character, very very important point। ठीक है, मल्टीपल एलिलिज्म के अंदर क्या होता है, मल्टीपल एलिलिज्म के अंदर क्या होता है, मोर देन 2 एलील्स। ठीक है, अब वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, दे गवर्न द सेम कैरेक्टर। अब ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, ब्लड ग्रुप के लिए ही तो क्या कर रहे हैं बेसिकली, ब्लड ग्रुप को ही तो कंट्रोल कर रहे हैं ना, दैट मीन्स यहाँ पे मल्टीपल एलिलिज्म देखने को मिल रहा है। सिंस एन इंडिविजुअल only 2 alleles, since in an individual only 2 alleles can be present, multiple alleles can be found only when population studies are made। अब ये मल्टीपल एलिलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, इट कैन बी स्टडीड इन पॉपुलेशन। इसको आप एक ऑर्गेनिज्म में नहीं स्टडी करके कंक्लूड कर सकते हो, कैसे कंक्लूड करोगे, नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, नाउ ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल,
Starch synthesis in pea seeds is controlled by one gene. It has two allele, capital B and small b. Starch is synthesized effectively by capital B, small b homozygotes and therefore large starch grains are produced. यानी कि जब ये देखने को मिलेगा तो वहां पर जो स्टार्च ग्रेन्स होंगे दैट विल बी बेसिकली लार्ज इन साइज। अगर स्मॉल बी होमोजाइगोट्स होंगे तो वहां पर स्टार्च सिंथेसिस की जो एफिशिएंसी है वो कम होगी एंड स्मॉलर स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे। After maturation of seeds, capital B seeds are round and small b seeds are wrinkled. जो heterozygotes होंगे वो क्या करेंगे? Produce round seeds. So B seems to be the dominant allele. Capital B seems to be the dominant allele. But the starch grains produced are of intermediate size and capital B, small b seeds. So if the starch grain is considered as a phenotype, then from this angle, the alleles show incomplete dominance. Okay? I hope यहाँ तक आपको समझ में आया. Now, therefore, dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for. It depends as much on the gene product and production of a particular phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine. In case more than one phenotype is influenced by the same gene. यानी कि जो dominance है वो किसी भी फीचर का सिर्फ एक ऑटोनॉमस फीचर नहीं है, ठीक है, या फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जिसकी इंफॉर्मेशन उसके पास में है वो उस जीन प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एंड प्रोडक्शन ऑफ फिनोटाइप के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, जितना वो उस पर्टिकुलर फिनोटाइप के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो हमने एग्जामिन करने के लिए चूज किया, ठीक है। अब ये कब वैलिड होगा? जब मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन, ठीक है, यानी कि जब सेम जीन से मोर देन वन फिनोटाइप इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। चलो, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। तो हमने अभी यहाँ पर जो है बेसिकली कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को यहाँ पर स्टडी कर लिया। जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है, हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस को अभी स्टडी कर लिया, ठीक है। अब बात आती है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन की, ठीक है। तो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करूंगी, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We will meet you with a next interesting video. Till then, keep learning.